हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस सीरीज को जो हम देख रहे थे, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ हमारी उद्देशिका। कहने का मतलब जो हमारे फ्रेमर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो जो चाहते थे कि किस तरीके का देश हमारा बनना चाहिए, आज़ादी के बाद हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए, उन उद्देश्यों को उसमें रखा गया था। किसमें? हमारे प्रियम्बल के अंदर। तो उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, उन उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने तकरीबन दुनिया के 60 देशों के संविधान को स्टडी किया था, समझा था, और वहां से 10 देश हैं, 10 देशों के संविधान से प्रावधानों को कॉपी किया था। कॉपी नहीं कह सकते, अब बोरो किया था। और बोरो करके जो हमारे देश के लिए क्या बोल सकते हैं, ज्यादा उपयुक्त, जो बढ़िया चीजें हैं जो दुनिया के देशों में हैं, वहां से जो हमारे देश के लिए अच्छी चीजें हैं, उन सारी बातों को बोरो किया गया था हमारे फ्रेमर्स के द्वारा। 10 देशों के संविधान को बोरो किया है हमारे फ्रेमर्स ने और हमारे संविधान के अंदर रखा है। तो उन्हीं बातों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस देश से कौन से प्रावधान को लिया गया है। और इन प्रावधानों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और यहां से क्वेश्चंस जब आते हैं तो इन्हीं चीजों को जो हम अभी पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने बोरो किया है, इन्हीं को आगे आर्टिकल्स के अंदर रखा गया है, समाहित किया गया है अलग पार्ट्स के अंदर, और उसको एक सीक्वेंशियल या फिर एक अरेंज्ड फॉर्म में रख दिया गया है। तो हम यहां पर देखेंगे कि वो 10 देश कौन से हैं जहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में अच्छे अच्छे प्रावधानों को रखा है, और किस देश से कौन से प्रावधान को रखा है। थोड़ा सा बात करते हैं हम अपने प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था अपने प्रियम्बल के अंदर कि हमारे देश में जो सबसे पावरफुल होगा वो हमारे देश की जनता होगी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों के पास ही सबसे ज्यादा शक्ति है। भारत के लोग जो चाहेंगे वैसा होगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कशन किया था सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। इन 5 बातों पे हमने डिस्कशन किया था कि हमारा जो देश बनेगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा। फिर उसके बाद जो हमारा देश बनेगा वो बनेगा समाजवादी। फिर जो हमारा देश है वो बनेगा सेकुलर। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक और उसके बाद रिपब्लिक। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो हमारे संविधान का उद्देश्य ये है कि वो हमारे जनता को कुछ चीजें देंगी। वो 4 चीजें हैं। सबसे पहले न्याय देंगे, न्याय के बाद आजादी देंगे, आजादी के बाद समानता देंगे, और उसके बाद फ्रेटर्निटी, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है जस्टिस। इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि रशिया से उठाया गया है, और हम लोगों ने डिस्कशन किया था जस्टिस भी 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर उसके बाद हमने देखा था लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। फिर उसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ थॉट एंड इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद इक्वेलिटी का मतलब समानता। समानता किन चीजों में मिलनी चाहिए? एक तो औहदे में और एक अपॉर्चुनिटी में, मौका जिसको बोल सकते हैं। तो इक्वेलिटी, और उसके बाद फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हम भारत के जितने लोग हैं, हम सभी एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम सभी बहुत ही अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे की डिग्निटी की रिस्पेक्ट को बनाए रखेंगे। और उसके बाद अगर ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी तो हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। और फिर लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के अंदर
इस संविधान को लिया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है और हमारे देश के लोगों को समर्पित किया जाता है और इस देश के अंदर इसको लागू करवाया जाता है। आगे इस चीज को, इस संविधान को हमने क्या बोल सकते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पे हम मनाते हैं। इस संविधान को लागू कराया था 26 जनवरी 1950 को। तो अब जो है हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहां से संविधान के अंदर प्रावधानों को रखा है। और हम लोगों ने एक चीज और डिस्कशन किया था कि तकरीबन 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने कंटिन्यू किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट में। इसके बारे में पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में काफी अच्छे से तरीके से हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अभी जो हमारा संविधान है उसका तकरीबन 75% जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही लेकर के चलता है। ऐसा इसलिए किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि जो पुरानी प्रथा थी उससे हम इतने ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं या हो चुके थे कि उसमें बदलाव करना तर्क संगत बिल्कुल नहीं था। तो जितनी भी अच्छे प्रावधान थे, जो भी बढ़िया चीजें थी, उसको वैसे ही रखा गया है और जो बेकार की चीजें थी या फिर जो हमारे देश के लिए इररिलेवेंट थी उसको हटा दिया गया है। तो मेजॉरिटी जो हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम करने का तरीका है, जो बड़े बड़े पोस्ट्स हैं, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट की बात अगर हम करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो वो उसी तरीके से है जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें हमारे देश में लागू हुआ करती थी। बस अंतर इतना है कि पहले ब्रिटिशर्स रहा करते थे उन पदों पे, आज के समय पे कौन रहता है, तो इंडियन लोग रहते हैं। तरीके वही हैं, तौर तरीके वही हैं, काम करने का तरीका वही है। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या चीजों को उठाया गया है, लिया गया है। पहली चीज जो उठाई गई है, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब होता है, फेडरल स्कीम, फेडरल का मतलब होता है महासंघ, महासंघीय व्यवस्था या फिर संघीय व्यवस्था। संघ से आप क्या समझते हैं? संघ का मतलब होता है दोस्ती, यारी या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं या फिर अगर फेडरेशन है कहीं पर भी आप अगर फेडरेशन शब्द को सुने तो वहां पर जितने भी लोग होंगे या जितनी भी संस्थाएं होंगी उन सभी संस्थाओं के पास बराबर शक्ति होगी, तभी वो फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब होता है एक शर्त के तौर पर अपने फायदे के लिए लोग एक मंच पे इकट्ठा होते हैं, दैट इज नोन एज फेडरेशन। फेडरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक मंच है जहां पर सभी लोग, जितने भी लोग होंगे उस मंच पे, वो सभी के सभी लोग बराबर होंगे, उनके पास बराबर शक्तियां होंगी और वो अपने मंच पर अगर जुड़े हैं तो किसी ना किसी शर्त पे जुड़े होंगे। तो अर्थात अगर वो फेडरेशन है तो फेडरेशन से आप कभी भी बाहर हो सकते हैं। कहने का मतलब आपके पास इतनी शक्ति रहती है कि आप अपने शर्त पर काम करवा सकते हैं। बात करते हैं इंडिया के अंदर फेडरेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में राज्य सरकारें हुआ करती हैं। अर्थात वो क्या सिग्निफाई करती हैं, वो क्या दिखाती हैं? वो यही दिखाती हैं कि भारत के अंदर अगर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 28 राज्यों के पास अपनी शक्ति है और अपनी समस्या, अपनी चीजों को देखते हुए वो कानून बना सकते हैं। पहले के समय में क्या था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था होती थी। राजा कोई सी भी नियम अपने जगह पे बैठ करके बनाया करता था। अगर सपोज इंडिया की बात करें और मान के चलिए कि कोई राजा है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो यहां हमारे स्टेट में, छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर किसी गांव के अंदर किसी को कोई समस्या होगी तो उसके लिए प्रावधान कौन बनाता था? तो उसके लिए प्रावधान जो बनाया जाता था वो राजा के तरीके से ही बनाया जाता था। कहने का मतलब दिल्ली के अंदर जो ऑटोनॉमस सरकार है या ऑटोक्रेसी है वो डील किया करती थी। लेकिन आज के समय में ऐसी समस्याओं को देखते हुए कि हर राज्य के अंदर कहीं भी, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर राज्य के अंदर अलग बोली है, अलग
तरीके हैं, तौर तरीके हैं, कल्चर है, डाइवर्सिटी है, तो उन सारी लोगों की समस्याएं भी अपनी अलग अलग हैं। तो उनकी समस्याओं को डील करने के लिए हर राज्य को शक्तियां दी गई हैं। तो कहने का मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब देश बना था हमारा, तो उस टाइम पे जितने राज्य थे सभी राज्यों को एक आइडेंटिटी के तौर पे रखा और राज्य सरकारों का निर्माण करवाया और उन सरकारों को उतनी शक्ति दी कि वो राज्य अपने लोगों के लिए हितकारी फैसला ले सके। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आज के समय में राज्य सरकार है, राज्यों में अगर सरकार ना रहे और राज्य के लोगों को अपने फैसले लेने के लिए उतनी शक्ति ना मिले, तो कोई भी राज्य यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। कहने का मतलब वो अपने को एक अलग देश घोषित करने के लिए बात कर सकता है। कहने का मतलब अगर यूनिटी बनानी है, अगर आपको एक रूपता बनानी है या फिर एक यूनियन बनाना है, एक संघ बनाना है या फिर एक यूनिटी बनानी है, तो आपको पावर देने होंगे। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो किसी फैमिली की भी अगर हम बात करें, तो सारे फैमिली मेंबर्स के पास अगर उतनी पावर नहीं रहती है तो वो फैमिली मेंबर रहना पसंद नहीं करता फैमिली के अंदर। तो इसलिए सभी को बराबर शक्ति दी जाती है या फिर कुछ हद तक शक्ति दी जाती है। तो हमारे देश में भी क्या है, केंद्र ज्यादा मजबूत है, केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत है, प्रधानमंत्री ज्यादा मजबूत है, लेकिन हर राज्य के अंदर राज्य सरकार है और वहां के लिए चीफ मिनिस्टर का हिसाब बनाया गया है या फिर गवर्नर के तौर पर उसको रूल करवाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर राज्य के लोगों को उनका रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्सेप्ट पे बनाया था फेडरेशन, आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे देश में प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि इंडिया एक यूनियन है और उसको हम समझेंगे क्या है। अभी के टाइम पे आप फिलहाल में ये समझ सकते हैं कि अगर फेडरेशन का एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो फेडरेशन का एग्जांपल जो है वो अमेरिका है। अगर ये अमेरिका का मैप हम देखें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं जो कि मेनलैंड से जुड़े हुए हैं और 51वां राज्य जो है इसका वो है हवाईयन आइलैंड। तो यहां पर आप देखें कि अगर ये कैलिफोर्निया राज्य है, ये कैलिफोर्निया राज्य है, तो कैलिफोर्निया राज्य की बाउंड्री को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। कैलिफोर्निया राज्य का अपना अलग झंडा है, कैलिफोर्निया राज्य का अपना एक संविधान है और यहां का जो राष्ट्रपति है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति के। जो बिडेन के बराबर है यहां कैलिफोर्निया का राष्ट्रपति कैलिफोर्निया के अंदर। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री हमेशा ऊपर है किसी भी चीफ मिनिस्टर से। अर्थात अगर उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री से वो क्या है, नीचे है। तो कहने का मतलब इंडिया जो है एक यूनियन स्ट्रक्चर है, लेकिन फेडरल फीचर को लिया है हमने। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका एक प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब महासंघ है। यहां पे जो 51 राज्य हैं ये अपने फायदे के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका का कोई भी राज्य जब भी चाहे यहां से अलग हो सकता है और अमेरिका की सरकार किसी भी राज्य में उसका ना नाम परिवर्तित कर सकती है ना बाउंड्री परिवर्तित कर सकती है। जबकि अमेरिका के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री को परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो लेटेस्ट राज्य बना था 2 जून 2014 को, कौन था, तेलंगाना। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री को चेंज कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था और उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये कब किया गया है, तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसी तरीके से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया 26 जनवरी 2020 को, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, राज्यों के पास शक्ति तो है
राज्य अपने फैसले ले तो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है और केंद्र सरकार जब चाहे राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश का नाम चेंज कर दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री को तोड़ दिया। उससे पहले आपने देखा होगा तो छत्तीसगढ़ को बनाया मध्य प्रदेश से तोड़ करके, फिर क्या बोलते हैं, बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को, छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड को बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो कहने का मतलब इंडिया के अंदर एक फेडरल फीचर है, लेकिन प्योर फेडरेशन नहीं है। प्योर फेडरेशन का एग्जांपल की बात अगर करें तो वो अमेरिका है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि भारत के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर देने की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और इंडिया के डाइवर्स लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनके पास भी पावर होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य सरकारें हैं और उनके पास अपनी शक्तियां हैं और वो अपने राज्य के बेनिफिट के लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। अंतर ये है अमेरिका से और इंडिया से कि अमेरिका का कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है, उसके पास इतनी शक्ति है, लेकिन इंडिया का कोई भी राज्य इंडिया से अलग नहीं हो सकता है। अगर इसको एक दूसरे तरीके से समझें तो अमेरिका के जो राज्य हैं ये एक तरीके से फ्रेंड सर्किल है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है। कहने का मतलब हर फ्रेंड जब तक चाहे तब तक फ्रेंड रह सकता है, लेकिन इंडिया के जो राज्य हैं वो एक परिवार के तरीके से हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी कटुता क्यों ना आ जाए रिलेशन में, रिलेशन चेंज नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकते, आप वहां से अलग नहीं हो सकते, लेकिन यहां आप अलग हो सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीखी वो क्या है? संघीय व्यवस्था, फेडरल स्कीम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली चीज जो है वो क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर का मतलब आपको पता है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश का जो हेड है, हमारे देश का जो मुखिया है, वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। अभी हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वही हमारे देश की क्या है? मुखिया है, देश में राजा के तौर पे है। और उन्हीं के साम्राज्य, मतलब उनका साम्राज्य कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति तो जा करके कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसको सपोर्ट के लिए या फिर अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर राज्य के अंदर रहे, जो कि नॉमिनेटेड होगा किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, और उस राज्य की सारी गतिविधियां जो चल रही हैं उसका रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के अंदर 28 गवर्नर हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 साल के लिए। वो गवर्नर के अंदर हम देखेंगे जब हम स्टेट को स्टडी करेंगे। अगली चीज ये है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर से रूल करवाया जाता है, और वो सारे लोग डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। हमारे देश के अंदर जैसे राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए एक प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी तरीके से राज्यों के अंदर गवर्नर को असिस्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हुआ करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे 28 राज्य के अंदर केंद्र सरकार के नियमों को ठीक तरीके से लागू करवाने के लिए गवर्नर के पद का सृजन किया गया है, और वो जो गवर्नर होता है वो नॉमिनेटेड होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगर इसको हम प्रीवियस ट्रैक के तरीके से देखें तो पहले हमारे देश में साम्राज्य में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजा क्या करते थे? अपने साम्राज्य के अंदर एक उप राजा को भेजा करते थे, जिनकी नियुक्ति राजा ही किया करता था, और वो उप राजा उस छोटे प्रांत में जाकर के सामंत के तौर पे रहा करते थे। तो कहने का मतलब ये वैसे ही है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, आई होप आपको समझ में आया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से 2 चीजों को देखा हमने, पहला है फेडरल स्कीम और दूसरी चीज क्या देखी? ऑफिस ऑफ गवर्नर। अगली चीज है जुडिशियरी। जुडिशियरी से आप क्या समझते हैं? जुडिशियरी का मतलब होता है न्याय तंत्र। कहने का मतलब पहले समाज में हमारे देश के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं का काम होता था कानून बनाना,
उन्हीं का काम होता था कानून का पालन करना और उन्हीं का काम होता था न्याय देना। लेकिन हमें यह पता है कि अगर एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा, उसी के आदमी कानून का पालन करवाएंगे, तो कभी भी न्याय ठीक तरीके से नहीं मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर मैं ही कानून बनाऊं, मैं ही कानून का पालन करवाऊं अपने तरीके से, और अगर मेरे कानून से किसी को तकलीफ होती है तो उस व्यक्ति को न्याय देने का भी अगर अधिकार मुझे ही है, तो मैं अपनी गलतियों को कभी उजागर होने दूंगा ही नहीं। कहने का मतलब हमेशा न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, और न्यायपालिका अलग होती है। और हम लोगों ने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में कि 1937 में एक फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था इसी अधिनियम के तहत। तो फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत, तो अर्थात एक अलग न्यायपालिका या न्याय तंत्र का हिसाब बनाया था, और उसी न्याय तंत्र को हम आज भी क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि जुडिशरी का हिसाब क्या है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, और न्यायपालिका का प्रावधान हमने कहां से सीखा, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि जुडिशरी का कार्यकलाप, जो काम करने का तरीका है, वो हम सीखेंगे कहां से, यूएसए से। लेकिन जुडिशरी होगी ये कहां से सीखा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो तीन बातों को डिस्कशन कर लिया, फेडरल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, और उसके बाद जुडिशरी। अगली चीज जो है वो है आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के टाइम पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल कमीशन का गठन किया गया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ब्रिटिशर लोगों को यहां पर शासन करना है, तो यहां पे शासन करने के लिए लायक लोगों की नियुक्ति करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और उसी संस्था को बनाया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के समय पे हम जानते हैं यूपीएससी। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में बोला गया था कि एक भारत के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होना चाहिए। उस पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो गया था 1926 के अंदर, और फिर उसके बाद जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो उसी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे कर दिया इन्होंने। और उसके बाद उसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम जो है आजादी के बाद चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि हमारा जो देश है वो प्योरली फेडरल नहीं है, वो एक यूनियन है, एक संघ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी, फिर उसके बाद आप जानते होंगे एसएससी, फिर स्टेट के अंदर होता है क्या, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर स्टेट के अंदर अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपी पीएससी है, जैसे बिहार पीएससी है, तेलंगाना पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी, एमपी पीएससी, सीजीपीएससी। तो जितने राज्य हैं, हर राज्य के अंदर लायक लोगों की नियुक्ति करने के लिए एक पीएससी मतलब लोक सेवा आयोग का गठन करवाया जाता है। उसका कॉन्सेप्ट यहां से लिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज करें कि किस आर्टिकल में दिया गया है पीएससी का हिसाब किताब, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का कॉन्सेप्ट कहां दिया हुआ है या किस आर्टिकल में दिया हुआ है। अगला जो प्रावधान है वो क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी से आप क्या समझते हैं? हम लोगों के जो संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भाग के अंदर जो भाग 18 है वो क्या है, इमरजेंसी का हिसाब किताब दिया हुआ है उसमें। तो इमरजेंसी कहने का मतलब अगर हमारे देश में कोई भी आपातकालीन परिस्थिति बनती है, कोई भी समस्या आती है, तो उस समस्या का निवारण करने के लिए इमरजेंसी का हेल्प लिया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी हमारे देश के अंदर। इमरजेंसी का मतलब अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, या फिर कोई दंगे हो गए, या फिर नक्सली हमला हो गया, या फिर जहां पर भी अराजकता फैलती है, जहां पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो वहां पर इमरजेंसी लगाई जाएगी। जैसे मान के चलिए कि किसी भी राज्य के अंदर कोई आत्मघाती हमला हो गया या फिर नक्सली हमले हो गए, तो नक्सली हमले हो गए अगर, तो वहां की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए परिस्थिति जो है
वहां की परिस्थिति को संभालने के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर कराया जाएगा। हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी का प्रावधान है। पहली है राष्ट्रीय इमरजेंसी, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 352 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, यह आर्टिकल नंबर 356 में दिया हुआ है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 360 में दिया है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई अटैक हो गया, जैसे चाइना से युद्ध हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर परिस्थिति जो है वो संभल नहीं रही है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो वो क्या है, राज्य के अंदर इमरजेंसी, आर्टिकल 356। और अगर पैसे की किल्लत आ गई, अगर फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर हो गया कंडीशन, तो वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट या फिर यूज किया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी को यूज किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आप कमेंट में बताएं कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। इन बातों को हम डिस्कस करेंगे जब इमरजेंसी को और भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगली चीज जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स से आप समझ रहे होंगे कि आज के समय में जैसे प्रावधान है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर डीएसपी का पद होता है, एसपी का पद होता है, कहने का मतलब आईएएस का पद होता है, जज का पद होता है, पुलिस का पद होता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, कहने का मतलब जितने भी आधिकारिक पद होते हैं जिनसे काम करवाया जाता है, सरकार काम करवाती है, या फिर सरकार का भी जो भी तंत्र है काम करने का तरीका, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करता था। आपको पता है कि पहले भी पुलिस का पोस्ट हुआ करता था, जज का पोस्ट हुआ करता था, वकील हुआ करते थे। वैसे ही हिसाब किताब आज भी बना हुआ है, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारत सरकार अधिनियम 1935। और यहां से हम लोगों ने देखा कि फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद हमने देखा गवर्नर का पद हुआ करता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जुडिशियरी न्यायपालिका होगी हमारे देश के अंदर, फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट, फिर इमरजेंसी का प्रावधान, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रावधान जो है आप बिल्कुल ध्यान रखें। अगला जो देश है, अब जो 10 देश हैं जहां से सब कुछ उठाया गया है उसको देखेंगे। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं इस साइड के अंदर, और इधर देख सकते हैं आप प्रावधानों को कि क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो हमारे देश के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो हम सबसे पहले ब्रिटेन से देखेंगे कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले ब्रिटेन का मैप देख लेते हैं। ब्रिटेन का मैप अगर आप देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंग्लैंड आप देख सकते हैं, ये ही है। सिर्फ ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये क्या है, इंग्लैंड है। ये ब्लू जो है ये क्या है, स्कॉटलैंड। उसके बाद ये वेल्स, और उसके बाद ये नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये है आयरलैंड। आयरलैंड जो है एक अलग कंट्री है, इसकी कैपिटल है डबलिन, और ये सब मिलकर के बनता है यूनाइटेड किंगडम। यहां पर एक शहर है जिसका नाम है क्या, लंदन, और ये थेम्स नदी के किनारे है। लंदन शहर जो है यहां पर इंग्लैंड के अंदर, और ये थेम्स नदी के किनारे है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस देश से हमने क्या क्या सीखा है, या ब्रिटिशर्स के रूल से हमने क्या क्या उठाया है या क्या क्या सीखा है। जो काम की चीजें हैं उनको हम देखते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे देश में एक संसदीय सरकार हुआ करती है, संसदीय व्यवस्था होती है। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में आप सभी अवगत होंगे, आप जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर संसद है। और संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से उठाया, तो ब्रिटिशर से उठाया। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहां से लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम में बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा वैसे ही होगा। तो यहां उसी तर्ज पर आगे हम देखें कि पार्लियामेंट को भी वहीं से उठाया, वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पर 2 सदन होगी, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यों के अंदर एक विधानसभा और एक विधान परिषद का हिसाब किताब जहां पे जरूरत होगी वहां पे।
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट है हमारे देश के अंदर, और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी रखा गया है, जो कि हम देखेंगे आगे। अगली चीज है कि हमारे देश के अंदर जो लोकसभा, ये देखिए एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो हेड होता है वो कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा के अंदर जो हेड होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। हमारे पहले स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर जी। और राज्यसभा के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो क्या है? चेयरमैन की, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर ये जो स्पीकर का पद है और जो स्पीकर के कार्य हैं, ये सब निहित या फिर वो सब कहां से सीखा हमने? तो ब्रिटेन से सीखा है। अगला जो प्रावधान है जिससे देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ होती है वो है एकल नागरिकता। हमारे देश के अंदर आप 28 राज्य के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, नागरिकता आपके पास सिर्फ और सिर्फ भारत की है। बिल्कुल नोट करिएगा कि आपके पास सिर्फ नागरिकता भारत की है, किसी भी राज्य की या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की नागरिकता आपके पास नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सभी क्या है? इंडियन। इससे क्या होता है? देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। इससे क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म जैसी चीज नहीं आती है। भारत के अंदर किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इंडियन क्रिकेट टीम में हो, फुटबॉल टीम में हो, या फिर क्या बोल सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में क्यों ना हो, वो रिप्रेजेंट किसको करता है? तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी राज्य को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ब्रिटेन से। अगली चीज है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट में लोग होते हैं, वो काम करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर सदन होती है और वहां पर बिल्स प्रस्तुत किए जाते हैं और उन बिल्स को कैसे पारित किया जाता है और हमारे देश के लिए कैसे कानून बनाया जाता है। तो वो जो कानून बनाने का प्रावधान है हमारे देश के अंदर, वो सब हमने कहां से सीखा है? तो यूनाइटेड किंगडम से सीखा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो कार्यपालिका का काम करने का तरीका है। कार्यपालिका मतलब सदन, संसद के अंदर किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, वो जो कार्यों का जो विवरण है वो हमने कहां से सीखा? वो सीखा है हमने यूनाइटेड किंगडम से। अगली चीज है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 के तहत हमारे देश में एक पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट, अगर आपने पार्लियामेंट शब्द अगर सुना तो आपके दिमाग में यह फिगर बन जाना चाहिए। इसके अंदर होता है एक प्रेसिडेंट, उसके बाद एक होता है राज्यसभा और एक लोकसभा। ये आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ है और लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 के अंदर दिया गया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, और ये जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिसाब किताब हम लोगों ने पढ़ा था, आप जब देखेंगे प्रीवियस, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर इसको दिया हुआ है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल का मतलब होता है बाई, बाई का मतलब दो, बाई का मतलब दो। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था का हिसाब किताब हमने ब्रिटिशर्स से ही सीखा है। दो सदन है हमारे देश के अंदर, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन के अंदर जो लोग होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और वो राज्य सरकारें जो हैं अपने से चुन करके भेजती हैं, और लोकसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ लॉ से आप समझते होंगे, जब ब्रिटिशर थे इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिशर्स का काम क्या होता था? वो कोई भी काम करते थे तो रूल के हिसाब से करते थे, बिना रूल के कुछ भी नहीं करते थे। कुछ भी करना होगा उसके लिए पहले वो एक लॉ बनाते थे, कानून आता था, और कानून में जितना लिखा होगा उतना ही करते थे।
कानून के हिसाब से ही काम होता है, तभी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर पेपर वर्क बहुत ही शानदार होता है। काम हो ना हो, पेपर वर्क बेहतरीन होता है। तो ये हमने कहां से सीखा है? ब्रिटिशर्स से ही सीखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम होगा वो लॉ के हिसाब से ही होगा। रूल जो चलेगा हमेशा कानून का चलेगा, किसी व्यक्ति का नहीं चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ कानून का डंडा चलेगा या कानून का ही हिसाब किताब चलेगा। जैसा कानून बनेगा वैसा ही काम होगा, इसमें कोई भी अंतर या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये कहां से सीखा हमने? ये ब्रिटिशर्स से सीखा है। अगली चीज है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो है ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि आज हमारे सदन में कितनी सीटें? 550। लोकसभा की कितनी सीटें? 550, जिसमें 545 लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार किसकी बनती है? सरकार उसकी बनती है जो 50% प्लस 1 वोट पाएगा, उसकी क्या बनती है? सरकार बनती है। तो मान के चलिए कि अगर 3-4 कैंडिडेट हैं और किसी एक कैंडिडेट ने इलेक्शन की काउंटिंग होने से पहले ही 50% से ज्यादा सीटें सिक्योर कर ली, तो उसको वहीं पर घोषित कर दिया जाएगा एज अ विनर। वहां पे कंप्लीट काउंटिंग का इंतजार नहीं होगा, विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो पहले रेस जीत गया वो विनर घोषित हो जाएगा, पूरे रेस खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। इसी का मतलब होता है क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब पहले जो जादुई आंकड़ा है उसको जो पार कर लिया वो विजयी घोषित हो जाएगा। अगली चीज है कैबिनेट सिस्टम, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं? हमारे देश के अंदर कैबिनेट सिस्टम का हिसाब किताब है। हमारे देश के अंदर आपको पता होगा कि एक गृह मंत्री है, गृह मंत्री के बाद आप और भी मंत्रियों को जानते हैं, जैसे कानून मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, कोयला मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। तो अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं और इसी को बोलते हैं क्या? कैबिनेट। हमारे लोकसभा के अंदर जितने लोग हैं ये सभी मंत्री हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो हैं, जो जिनसे पूछ करके ही सारा कानून बनाया जाता है या फिर वही लोग सारे इंपॉर्टेंट कानून को बनाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? कैबिनेट सिस्टम। तो ये जो कैबिनेट सिस्टम का हिसाब किताब कब आया था? तो आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम 1861, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। 1857 की क्रांति हो गई थी और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कैबिनेट सिस्टम को ले आया गया था और यही कैबिनेट सिस्टम आज भी चलता आ रहा है। आपको पता होगा कि 92वां संविधान संशोधन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत यह किया गया है कि 15% से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। 15% से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का पद है ये कहां से उठाया गया है? तो हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। और जब पहली बार कैबिनेट सिस्टम आया था वो कब आया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। एक एक बात यहां इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं तमाम एग्जामों में और हमेशा आते रहेंगे। अगली चीज है क्या? रिट। रिट का मतलब आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि 5 प्रकार के रिट होते हैं। रिट से मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कि किसी ने कोई गलती की और उसकी गलती को सुधारना है, तो क्या उसको एक ही सजा दी जाएगी बार बार? या फिर मान के चलिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अलग अलग गलतियां की, तो क्या सभी को एक ही सजा दे देंगे? नहीं, सबकी गलती के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। तो कहने का मतलब जो जैसी गलती करता है उसको उस प्रकार का रिट जारी किया जाता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। हेबियस कॉर्पस पहला, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्शियोरारी, चौथा है
प्रोहिबिशन, और पांचवा है क्यू वारंटो। हीबस कॉर्पस से आप क्या समझ सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हम देखेंगे कि अगर कोई भी कैदी है जिसको कैद किया गया, कोई भी व्यक्ति है जिसको कैद कर लिया गया है, तो उसको कैद करने के 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर अगला है होता है परमादेश, मैंडेमस जिसको बोलते हैं, परमादेश। परम धन आदेश। परम धन आदेश मतलब फाइनल ऑर्डर, कि कोई भी व्यक्ति है उसको क्या काम करना चाहिए, उस पे आदेश उसको कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, तो ये परमादेश। फिर उसके बाद अगला है क्या? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब रोक देना। निचली अदालतें अगर कोई काम कर रही हैं और वो जो कानून जिस पे वो काम कर रही हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो उच्च अदालत जो है वो क्या करेगी? निचली अदालत को काम करने से रोक देगी। तो वो क्या हो गया? निषेध या फिर प्रतिषेध। उसके बाद क्या आता है? सर्श्योरारी। सर्श्योरारी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई का मतलब अगर कौन सी अदालत ने किस तरीके का आदेश दिया है, वो सही है या गलत, इस चीज की जांच हमेशा ऊपर की अदालत करती है, और उचली अदालत जो है वो सर्टिफाई करती है कि अगर कोई कैदी है उसने जुर्म किया है तो वो सही जुर्म है या उसको गलत सजा हुई है, ये सर्टिफाई किया जाता है सर्श्योरारी के अंदर। फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इन बातों को डिस्कशन करेंगे हम। अभी बस इतना जानिए आपकी रिट जो होते हैं इनको बोलते हैं आदेश। रिट का मतलब होता है आदेश, और किसको किस तरीके का काम करना चाहिए ये आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आखिरी रिट जो बच गया वो क्या है? क्यू वारंटो। किस अधिकार से आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप किस अधिकार से कर रहे हैं वो काम, इस बात की भी जांच करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। इसको कहां से लिया हमने? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया है। अगली चीज है क्या? सीएजी का ऑफिस। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 152 के बीच में दिया हुआ है कि सीएजी का पद होना चाहिए। हमारे जो सीएजी है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीएजी का काम होता है, ये ऑडिटर होता है, ये एक तरीके का मुनीम होता है हमारे देश का। हमारे देश के अंदर पाई पाई का खर्चा कहाँ हुआ है, किसने किस तरीके से किया है, इसका पूरा हिसाब, पूरा ब्यौरा कौन रखता है? तो ये सीएजी करता है। सीएजी आपने सुना होगा कि जितने भी घोटाले होते हैं तो उन घोटालों को उजागर कौन करता है? तो ये सीएजी ही करता है। इस सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां देता है? संसद के अंदर। तो सीएजी का पद होना चाहिए, और सीएजी का पद जो है ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 152 के बीच में निहित है या दिया हुआ है। और इस सीएजी के पद को कहां से सीखा हमने? तो ये हमने सीखा है यूनाइटेड किंगडम से। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे पहले सीएजी कौन थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया। पहला क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय व्यवस्था। अगली चीज है क्या? स्पीकर का पद और उसके कर्तव्य। स्पीकर का काम क्या है? जो वो एक तरीके से संसद का या लोकसभा का क्या होता है? मॉनिटर होता है, और संसद की कार्यवाहियों के ऊपर उस पे निगरानी रखता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। एक स्पीकर के पास इतना पावर होता है कि वो लोकसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके कैंडिडेचर को भी वो रद्द करा सकता है। फिर उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? तो वो लिया है यूनाइटेड किंगडम से। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब जो हमारी कानूनी जो व्यवस्था है, जो काम करने का तरीका है, वो कहां से सीखा हमने? तो यूनाइटेड किंगडम से। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से सीखा? तो यूनाइटेड किंगडम से। फिर उसके बाद कानून का शासन मतलब जो भी कानून बन जाएगा उसी के हिसाब से काम होगा, तो ये रूल ऑफ लॉ भी हमने सीखा हमने ब्रिटेन से। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट कहने का मतलब अगर विनर पहले ही जीत जाता है रेस खत्म होने से पहले तो उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट। रेट्स का कॉन्सेप्ट हमने सीखा ब्रिटेन से। हमने
कैबिनेट सिस्टम को देखा ब्रिटेन से, फिर उसके बाद सीएजी का ऑफिस ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन का मैप, जहां पे आप स्कॉटलैंड देख सकते हैं, ये इंग्लैंड, ये वेल्स, ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये आयरलैंड एक अलग कंट्री है, ये इसका पार्ट नहीं है। अगला देश है क्या? यूएसए। यहां पे आप यूएसए का मैप देख सकते हैं। इस मैप में 51 स्टेट्स को शो किया हुआ है। ये हवाईयन आइलैंड जो है ये 51वां राज्य है इसका। तो यहां यूएसए से हमने बहुत सारी अच्छी चीजों को सीखा है। पहली चीज क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना होता तो संविधान आज तक टिक नहीं पाता। हमारे देश के लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। हमारे संविधान ने बहुत ही अच्छी सी चीज दी है, बहुत ही प्यारी सी चीज दी है। वो क्या है? फंडामेंटल राइट, अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार। और इन मूल अधिकारों को गारंटी दिया जाता है कि ये अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई भी भारत का नागरिक है, जो भी इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसकी गारंटी दिलाता कौन है? तो हमारा संविधान दिलाता है। और उसकी रखवाली कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे संविधान के पार्ट 3 में है और आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में ये सारा का सारा हिसाब किताब दिया हुआ है, जिसको हम डील करेंगे काफी एक अलग से चैप्टर में, सेपरेट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। अगली चीज है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने देखा था कि हमारे देश में जुडिशरी होगी, लेकिन वो जुडिशरी कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। दुनिया का सबसे मजबूत अगर कोर्ट किसी का है तो वो है ये यूएसए का कोर्ट। और वहां से हमने सीखा कि हमारे न्यायालय पे किसी का भी कोई भी जोर नहीं होगा, किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। हमारी जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ना कि विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर का, ना ही कार्यपालिका का। किसी का भी कोई भी दबाव नहीं होगा। न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए। अगली चीज है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये आर्टिकल नंबर 13। फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। और इसके अंदर बोला गया है कि जैसे कोई भी कानून बनता है, कोई भी प्रावधान संसद के द्वारा बनाया जाता है, तो उसकी जांच की जाएगी। उसकी जांच की जाती है न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाती है कि क्या वो कानून संवैधानिक है या नहीं, संविधान के बताए गए नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर असंवैधानिक पाया गया सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? क्वैश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसको कानून बनने नहीं दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं न्यायिक पूर्वालोकन, मतलब न्यायालय के द्वारा उसको चेक किया जाता है उस कानून को, और ये चेक किया जाता है कि वो संवैधानिक है या नहीं। तो न्यायिक पूर्वालोकन का हिसाब किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में भी निहित है। तो जुडिशियल रिव्यू आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 13 ध्यान रखिएगा। अगला है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल नंबर 61, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में इंपीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रावधान। कहने का मतलब जैसे पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो राजा अगर कोई गलती करता था तो उसको हटाने का प्रावधान नहीं था। कहने का मतलब वो बोला जाता था कि राजा जो है वो भगवान का भेजा हुआ दूत है, और अगर वो कोई गलती कर रहा है तो वो ऐसा मानते थे कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि जनता को ये सजा मिले, क्योंकि जो राजा है वो अपने से कुछ नहीं करता, उसको भगवान करवाते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब। अगर आप यहाँ पे शासक हो और अगर आपने कोई गलती करी तो आपको हटाने का भी प्रावधान बनाया गया है कि देश के साथ कुछ भी गलत ना हो, भारतीय जनता के साथ कुछ भी गलत ना हो। इसीलिए संविधान मतलब हमारे देश के अंदर इंपीचमेंट प्रोसीजर है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपने पद पे है और वो अपना कार्य ठीक से संचालित नहीं कर पा रहा है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। तो लोअर पोस्ट पे तो ये पॉसिबल है,
राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान है, और ये हमने कहां से सीखा? यूएसए से सीखा है। बात ये इंपीचमेंट वाली आती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो अगर न्यायिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी संविधान में बताया गया है कि उसको हटाया जा सकता है। ये सारे प्रोसीजर्स हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, आर्टिकल 61 को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, कि संसद किस तरीके से बिल पेश कर दी है। तो ये सारी की सारी चीजों को अपनी जगह पे देखेंगे कि ये किसको कैसे हटाया जाता है। तो अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो इंपीचमेंट प्रोसीजर, किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक इंपीच नहीं किया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस को भी इंपीच किया जा सकता है, तो ये राज्य सरकारों के तहत। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अब जैसे हमारे देश में जो हेड है, हमारे देश का जो राजा है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो जो उपराष्ट्रपति है उसका भी पद होना चाहिए, उसके भी पद को सृजित किया गया है, और वो कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। तो जैसा कि पहले हुआ करता था कि कभी भी राजा अगर काम कर रहा है तो हमेशा उसका जो बेटा रहता था राजा की अनुपस्थिति में राजा के तौर पे काम करता है। तो आप बस इतना जाने कि कोई भी साम्राज्य बगैर राजा के नहीं होना चाहिए, राजा होना चाहिए ही हमेशा। तो हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे देश में भी ऐसा ही है, आजादी के बाद भी, कि प्रेसिडेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ कैजुअलिटी होती है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, या फिर राष्ट्रपति अपना काम करने में असमर्थ है, या फिर कहीं बाहर गया हुआ है, या फिर बीमार है, या फिर उसने त्याग दे दिया है, तो कहने का मतलब कोई तो होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति का पद संभाले, देश में राजा का पद संभाले। तो उसके लिए एक उपराष्ट्रपति के पद को सृजित किया गया है, और ये पद हमने कहां से सीखा? तो यूएसए से सीखा है। तो हमने आज जो डिस्कशन किया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, यूएसए से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं, ये भी हमने देखा। यूएसए से एक बार और देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हिसाब किताब हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कहने का मतलब राष्ट्रपति को और क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यहां से लिया है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।